So friend, this is my applications layer part 2 here. So ये applications का layer का पार्ट 2 है यहाँ पर, और मैं यहाँ पर आपको और जानकारी देने के लिए ये वीडियो पार्ट 2 लेकर आया हूँ यहाँ पर। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको और भी पीडीयू के बारे में बताऊंगा, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर एक प्रैक्टिकल एनिमेशन करके बताऊंगा कि यहाँ पर किस तरह से हमारा एप्लीकेशंस लेयर काम करता है यहाँ पर। तो हर कोई डिवाइस हो, हमारा मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, चाहे नेटवर्क स्विच हो, चाहे नेटवर्क का राउटर हो, सर्वर हो, चाहे कोई भी हमारा डिवाइसेस हो, उन सभी को कहीं ना कहीं लेयर्स की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर। तो यहाँ पर एप्लीकेशंस लेयर हमारे एंड एंड डिवाइसेस, मतलब एंड डिवाइस उसे कहते हैं यहाँ पर, जैसे कि कंप्यूटर है, यहाँ पर हमारा लैपटॉप है, हमारा मोबाइल है, तो ये उसे कहते हैं एंड डिवाइसेस। जैसे बहुत कुछ यहाँ पर अलग डिवाइसेस होती है। तो ये वीडियो पार्ट 1 देखने के बाद ही आपको ये पता चलेगा। तो पार्ट 1 देखने का, जो एप्लीकेशन लेकर पार्ट 1 देखने के बाद ही ये वीडियो देखेगा, तभी आपको पता चलेगा। तो हम वीडियो को वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने बंद किया था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। It's a setup, it's a setup, it's a setup, there's a poem, it's a setup, it's a setup, it's a setup, there's पीडीयू पहला जो लगा है एप्लीकेशन लेयर का लगा है यहाँ पर। जैसे पीडीयू लगता है तो उसका मतलब ये काम करना उसने काम कर दिया यहाँ पर। तो अब ये काम कैसा करेगा, सीधा सर्विस डेटा यूनिट को भेजेगा। अब एसडीयू मतलब पीडीयू अब कंटेंट पेलोड पे चला जाता है यहाँ पर, और सीधा हो जाएगा एसडीयू, सर्विस डेटा यूनिट के अंदर। तो सर्विस डेटा यूनिट अब अगले नेक्स्ट लेयर को भेजेगा। मतलब मैंने आपको समझाया था कि एप्लीकेशन लेयर की यहाँ पर कौन सा लेयर काम आता है यहाँ। तो जैसे ही यहाँ पर पीडीयू एप्लीकेशन लेयर का लगता है, तो फिर सर्विस डेटा यूनिट उसको आगे भेजता है इस डेटा को, और फिर यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है यहाँ पर। ओके, तो जब हमारा ये जो अब हेलो लिखा हुआ है वो सिर्फ पीडीयू ही समझता है, जानता है, और फिर उसका आगे का लेयर काम करेगा। तो अब ये क्या होगा कि अब मैंने ये जो लिखा है हेलो कौन से फाइल के अंदर लिखा है, तो एप्लीकेशन लेयर एक अपना पीडीयू के अंदर अपने प्रोटोकॉल के, अपने प्रोसेस सिस्टम के अंदर ये क्या इंटर कर सकता है। यहाँ पर टेक्स्ट टीएक्सटी पीडीएफ है, या फिर ये कोई एचटीएमएल या सीएसएस फाइल के अंदर लिखा है, या तो फिर कोई पीएचपी लैंग्वेज में, या सी प्लस या सी प्लस पर, बहुत सारे यहाँ पर लैंग्वेज है। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ जनरली जो बेसिक है वो समझा रहा हूँ। यहाँ पर ये जो प्रोग्राम की लैंग्वेज और प्लस एचटीएमएल वगैरह, यहाँ पर जितने भी लैंग्वेजेस वगैरह है, तो उनको ये पीडीयू सेटअप कर लेता है यहाँ पर डीएलएल यहाँ पर। ओके, और फिर स्टार्ट होता है प्रेजेंटेशन लेयर का काम। लेकिन मैं प्रेजेंटेशन लेयर का बाद में बात करूंगा, तो मैं फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पर मैंने राइट किया नोटपैड के अंदर के हेलो। ओके, जो हेलो लिखा है वो मेरा डेटा है जो मैं यूज कर रहा हूँ, वो एप्लीकेशन है। ओके, मैंने जो हेलो लिखा है और मैंने जो यूज कर रहा हूँ ये जो है मेरा एप्लीकेशन है। ओके, और ये एप्लीकेशन नोटपैड का है। किसने बनाया यहाँ पर? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी खुद एप्लीकेशन बनाती है, कुछ इनबिल्ट होती है यहाँ पर, कुछ सॉफ्टवेयर ही होता है यहाँ पर। तो ये एप्लीकेशन आप भी कह सकते हो आज के टाइम के अंदर, लेकिन ये नोटपैड का सॉफ्टवेयर है यहाँ पर। ओके, तो एप्लीकेशन लेयर काम करना शुरू कर देगी यहाँ पर। जैसे मैं हेलो लिखता हूँ यहाँ पर, और मैं एप्लीकेशन लेयर स्टार्ट हो गया यहाँ पर, क्योंकि मैंने जैसे ही एप्लीकेशन ओपन की, ये एप्लीकेशन लेयर का काम स्टार्ट हो गया। ओके, लेकिन जिसके अंदर मैं लिख रहा हूँ हेलो करके, और फिर मैं इस डेटा को किसी जीमेल के साथ या फिर किसी ईमेल के साथ मैं जैसे ही अटैच करना शुरू करूंगा, तो ये सीधा एप्लीकेशन लेयर पीडीयू लगा देगा इसके ऊपर। तो गूगल ब्राउजर हो, फायरफॉक्स हो, या फिर आपका यूट्यूब का कोई हो, जीमेल का एप्लीकेशन हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, या फिर कोई ब्राउजर हो, या कोई वेबसाइट हो, आप इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो गए, मतलब सीधा एक ही बात है कि वो लेयर ओवैसा लेयर स्टार्ट हो गया है यहाँ पर। बाय द वे, बाय डिफॉल्ट तो एप्लीकेशन लेयर सॉफ्टवेयर जितने भी ओएसआई लेयर है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंट लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसफर लेयर, और बहुत सारे ऐसे डेटा की जो लेयर जो मैंने आपको बताऊंगा वन बाय वन। ओके, तो फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, जितनी भी लेयर होती है वो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट ही हो जाती है। जैसे आप इंटरनेट के साथ या फिर अपने छोटे नेटवर्क को भी आप एंटर करते हो, या तो फिर आप
कंप्यूटर भी स्टार्ट करते तो भी ये स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर, ओके। लेकिन यहाँ पर काम होता है कि एप्लीकेशन लेयर में जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हेलो और मैंने जैसे इसको मैंने भेजा किसी नेटवर्क के अंदर तो ये पीडीयू लगा देता है यहाँ पर, ओके। प्रोटोकॉल डेटा यूनिट लगा देता है क्योंकि ये डेटा है यहाँ पर, ओके। और इस डेटा को किस फॉर्मेट में होता है, कंप्यूटर मैंने आपको कहा था कि ये बाइनरी लैंग्वेज में होता है, लेकिन इस बाइनरी लैंग्वेज को नेटवर्क को नहीं पता, नेटवर्क को कोई लेना देना नहीं है। नेटवर्क नहीं समझता है कि ये डेटा हेलो लिखना है या कुछ और लिखना है। अगर मैं डेटा इस वीडियो को अगर एप्लीकेशन ना लगाए तो हेलो का एल आगे आ जाएगा, ई पीछे आ जाएगा, एस बीच में आ जाए। तो इससे क्या होता है कि आपका डेटा, आपका सिस्टम का जो मेन जो सीक्वेंस होता है, मैंने हेलो लिखा है तो पहले एस आया, फिर ई आया, फिर डबल एल, फिर ओ आया। लेकिन मैं ये सभी लेयर वगैरह हटा दूं तो मुझे जैसे ही दूसरे कंप्यूटर के अंदर मैं ओपन करूंगा नोटपैड, इस फाइल को ओपन करूंगा तो क्या होगा, मेरा डेटा जो था ओरिजिनल वो कुछ और फॉर्मेट में चला जाएगा, कोई कुछ उसका और उल्टा मीनिंग निकलेगा। तो इसके लिए होता है यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर, और यहाँ पर पीडीयू लगा देता है यहाँ पर, ओके। तो ये फाइल मैंने नोटपैड में ओपन की है तो नोटपैड के एक्सटेंशन ही ओपन कर पाएंगे। अगर आप HTML में अगर आप ओपन करने की कोशिश करो तो भी ओपन होगा, लेकिन मान लो कि ये कोई प्रोग्राम की फाइल है, ओके। ये मान लो कि नोटपैड नहीं है, मैंने यहाँ पर कोई प्रोग्राम का एप्लीकेशन ओपन किया, मैंने प्रोग्राम का कोई सॉफ्टवेयर ओपन किया और उसका मैंने प्रोग्राम राइट किया और मैंने इसको भेज दिया, तो पहली लेयर भी यही काम करेगी, पीडीयू में ही एंटर करेगी। लेकिन ये पीडीयू के अंदर जानता है कि मैंने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया था। जैसे ही मैं दूसरे के पास मैंने इस दूसरे कंप्यूटर को भेज दिया तो क्या होगा कि जैसे मैंने उसको ओपन किया तो वो फाइल मुझे ओपन करने के लिए मुझे यही सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जो मैंने सॉफ्टवेयर से लिखा था। तो नोटपैड तो सभी के अंदर होता है, इसलिए ये नोटपैड को काम चलेगा। फिर यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन मैंने स्पेशल अपना खुद का सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया है कि वो वही यूज कर पाए और दूसरा कोई ओपन करे तो उसको और कुछ अलग ही दिखाई दे। तो ऐसे में क्या होता है कि वो भी सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए। तो एप्लीकेशन लेयर का काम ही यही होता है कि जो डेटा लिखा है किस फॉर्मेट में लिखा है और उसका सीक्वेंस क्या होता है यहाँ पर, ओके। तो पीडीयू जो होता है, पीडीयू प्रोटोकॉल डेटा यूनिट होती है यहाँ पर, वो यूनिट सेट कर लेता है कि इस फाइल का एक्सटेंशन .txt है, ओके। नोटपैड का जो हमारा फाइल जब सेव होता है तो txt होता है, HTML का जो होता है यहाँ पर तो .html एक्सटेंशन होता है। बहुत सारे एक्सटेंशन मिल जाएंगे, मैंने विंडोज 10 सेटिंग्स करके यहाँ पर मैंने डिफॉल्ट प्रोग्राम के बारे में बताया था मैंने आपको, तो उस वीडियो को देखकर आप पता चल जाएगा आपको कि बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं यहाँ पर। इतने सारे एक्सटेंशन है आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितने आप याद रखोगे या नहीं रखोगे। तो कोई मैंने मान लो कि फोटो भेजी है JPG करके, तो JPG फाइल का फॉर्मेट है, लेकिन मैंने कोई पोर्टेबल PDF के अंदर भेजा है तो PDF नाम की फाइल, उस PDF को फाइल ओपन करने के लिए PDF हेडर ही चाहिए होगा एप्लीकेशन। तो वो जो एप्लीकेशन में जो भी मैंने लिखा है वो सब सीक्वेंस वाइज कम्प्लीटली वही आए, तो वही काम ये पीडीयू का होता है यहाँ पर, प्रोसेस प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, ओके। तो हम और नेक्स्ट में जो मैंने लिखा है, तो मैं जानता हूँ कि मैंने यहाँ पर हेलो लिखा, लेकिन हमारा कंप्यूटर जो होता है बाइनरी लैंग्वेज ये समझता नहीं है। तो ऐसे में पीडीयू हेल्प करता है इस प्रोटोकॉल को कि जब नेटवर्क में जब हमारा डेटा ट्रैवल होता है नेटवर्क के अंदर, हम कोई भी हम मान लो कि मैंने यूट्यूब में लिखा कि मुझे ये वीडियो चाहिए, तो ये जो मैंने लिखा वो मैंने सर्च किया तो वो मेरा डेटा होगा और सीधा वो लेयर के थ्रू जाएगा सीधे यूट्यूब के सर्वर के ऊपर। फिर यूट्यूब का सर्वर मुझे फिर से रिस्पॉन्स देगा। तो यूट्यूब का सर्वर तो बहुत ही एक ही सेकंड के ना कितने हजारों लोग सर्च करते होंगे। तो ऐसा लेयर को भी बहुत ही पावरफुल ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होती है जिसका नाम है सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके भी यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर डिवाइसेस होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे हाई कॉन्फ़िगरेशन के डिवाइसेस होते हैं। जब मैं सर्वर की सीरीज लेकर आऊंगा तब मैं बात करूंगा, लेकिन सर्वर को समझने के लिए आपको कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, कंप्यूटर नेटवर्क का नॉलेज और प्लस आपको एथिकल हैकिंग भी आपको आनी चाहिए, तब जाकर आप सर्वर को हैंडल कर पाओगे। तब कुछ सिक्योरिटी की बात
भी आपको समझ में नहीं आनी चाहिए, प्लस आपको सॉफ्टवेयर भी आपको समझ में आना चाहिए, तब जाकर आप सर्वर समझ पाओगे। तो मैं सर्वर की सीरीज लेकर आऊंगा, अभी तो मैं सिर्फ इतना ही समझा रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो ये जो मैंने लिखा है हेलो, ओके, तो ये जो ट्रैवल होता है यहाँ पर डेटा, वो डायरेक्टली किसी और सिस्टम में, मतलब कोड जो होता है वो चेंज हो गया, तो मेरा जो ये वर्ड होता है यहाँ पर मैंने जो हेलो लिखा है वो HELLO, तो हो सकता है कि ये डबल एल आगे आ जाए, ई पीछे आ जाए, ओ बीच में आ जाए। तो इसके लिए ही यहाँ पर ये पीडीयूस होते हैं, यहाँ पर प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। ओके, तो उनको इस तरह से सेटअप किया गया। यहाँ पर आप अपने तरीके से आप कोई भी सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो। ओके, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भी कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करने ही पड़ते, कुछ रूल्स फॉलो करने ही पड़ते। खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के बावजूद भी दूसरों का बनाया हुआ कोड, दूसरों का बनाया हुआ रूल्स उनको फॉलो करना ही पड़ता है। यही मेन रीजन है। अगर HTML में मान लो कि HTML का टैग होता है, यहाँ पर आपको एंटर करना ही पड़ता है, क्यों एंटर करना पड़ता है, मैं आपको एक सीधी सी बात कहना चाहता हूँ। तो क्या एक प्रोटोकॉल है, वो आपको यूज करना ही पड़ेगा। तो यही चीज होती है, यहाँ पर समझा रहा हूँ आपको। हमारा कंप्यूटर तो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, तो उसको टैग से क्या लेना देना, उसको टैग से क्या सिस्टम लेने देना। यही तो मेन आपको मैं समझा रहा हूँ कि जब एप्लीकेशन जो होती है, अलग अलग एप्लीकेशन होती है, उसको समझाने के लिए, उसको बताने के लिए, उसका बिहेवियर, उसका कंट्रोल करने के लिए, उसका कोड जनरेट करने के लिए, ये बहुत सारे यहाँ पर अलग यहाँ पर लैंग्वेजेस होते हैं यहाँ पर। लेकिन उस लैंग्वेज को कंट्रोल आप तो कर लोगे, लेकिन जब वो लैंग्वेज किसी नेटवर्क के कम्युनिकेशन में आएगी, तो वो जो कोड आपने लिखा है, क्या वो कम्प्लीटली उसी सीक्वेंस में जाएगी? नहीं जाएगी। लेकिन इसके लिए जाने के लिए कौन से ऐसे सिस्टम बनानी पड़ेगी। तो यही जो होता है OSI मॉडल। आज भी ये 1983 से लेकर आज भी यहाँ पर अलग अलग उसके अंदर चेंजिंग किए गए। यहाँ पर नए मैंने आपको वर्जन बताए थे पिछले वीडियो के अंदर, वो वीडियो जाकर आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ओके, तो ये सभी वीडियो इंपॉर्टेंट है नेटवर्क के लिए, जब आपको समझना है तो ये OSI लेयर का बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट होने के कारण ही मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये एप्लीकेशन का काम हो गया पूरा। ओके, तो एप्लीकेशन में और मैं समझा रहा हूँ कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन in the application layer is the distinction between the application's entity and the application। तो कोई बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका एप्लीकेशन काम करता है यहाँ पर। ओके, तो जो एप्लीकेशन लेयर जो होती है, उसी सिस्टम को यहाँ पर एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम, इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेट होता है यहाँ पर, एक एप्लीकेशन एंटिटी होती है यहाँ पर, और यहाँ पर एप्लीकेशन जो होती है, इन दोनों का ही यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर भी कंट्रोल करता है। तो गूगल पर बहुत सारे हमारी एप्लीकेशन होती है। तो गूगल कंपनी जब हम उनका सर्वर क्रिएट होता है, यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर सर्वर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट होते हैं। बहुत सारे यूजर लोग, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोग, बहुत सारे गूगल के एम्प्लॉय, हमारे पब्लिक्स होती है, बहुत सारे कंपनी के लोग भी और भी होते हैं। तो गूगल को बहुत सारे लोगों को जवाब देना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को सर्च करना पड़ता है। तो खुद को मेंटेन करने के लिए, खुद को कंट्रोल करने के लिए ये अपनी सिस्टम को भी अपग्रेड करते रहते हैं यहाँ पर। लेकिन अपग्रेड तब होगा जब यहाँ पर वो समझेंगे सिस्टम को। तो वो समझते हैं सिस्टम को, तब जाकर हमारा इतना पावरफुल वो अपना नेटवर्क देते हैं यहाँ पर। लेकिन उनकी जो एप्लीकेशन वगैरह होती है, सॉफ्टवेयर होते हैं यहाँ पर, उनके जो कम्युनिकेशन सिस्टम जो होती है, इन्हीं OSI लेयर पर ही काम करती है। तो चाहे फिर मैंने कहा ना, पहले भी कहा था, मैंने अभी कहा था कि कोई भी छोटा से छोटा आपका तो पुराना वाला भी मोबाइल क्यों ना हो जो ट्रांसफर करे आपके डेटा को, या फिर कुछ छोटा से छोटा आपका पुराना वाला कोई कंप्यूटर भी क्यों ना हो, यही OSI लेयर से ही यहाँ पर डेटा को सिस्टम ट्रांसफर करता है। तो फॉर एग्जांपल, a reservation website might be have two application entity and one using HTTP to communicate with its user, and one for remote database protocol to record reservation. Neither of these protocol have anything to do with reservation। तो मैंने जैसे कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि कोई भी वेबसाइट आपको ओपन करते हो, तो मान लो कि आप वेबसाइट बनाते हो, या फिर आपको वेबसाइट अच्छी तरह से बना भी दी है, लेकिन जब वेबसाइट को चेक करना होता है तो सर्वर पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। सर्वर अच्छी तरह से मेंटेन हो रहा है, लेकिन जब बहुत सारे लोग आपकी वेबसाइट से जुड़ जाते हैं,
तो कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो आपका वही सिस्टम बन जाता है यहाँ पर। पहले से जैसे ही आपने कम्युनिकेट किया, जैसे ही पहले दिन आपने वेबसाइट को सर्वर के ऊपर आपने अपलोड कर दिया, तब HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये मैं प्रोटोकॉल डिटेल में समझाऊंगा। इसकी जो कोडिंग जो सिस्टम होती है वो भी समझाऊंगा, उसकी इंक्रिप्शन मेथड भी समझाऊंगा, कितनी बिट की होती है, सब कुछ मैं समझाऊंगा। HTTP प्रोटोकॉल में सब प्रोटोकॉल की सीरीज भी लेकर आऊंगा। ओके, तो HTTP टू कम्युनिकेट विद इट्स यूजर, ये कम्युनिकेट करता है यहाँ पर। तो ये भी एप्लीकेशन लेयर के थ्रू ही होता है यहाँ पर। ध्यान से देखना कि HTTP जो प्रोटोकॉल्स है वो आजकल के एप्लीकेशन डायरेक्ट आप YouTube ओपन कर लेते हो तो आपको ये प्रोटोकॉल नहीं दिखा देता, लेकिन बैकग्राउंड में ये प्रोटोकॉल काम करते हैं। HTTP HTTPS और वो सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही जानते हैं, कि उनको पता होता है कि जब तक ये एप्लीकेशन को कोई वेबसाइट के साथ लिंक ना कर दो तब तक ये मेरी वेबसाइट बेकार है। ओके, तो यही वो लिंक वहीं से स्टार्ट हो जाता है आपका एप्लीकेशन लेयर। ओके, क्योंकि एप्लीकेशन आपने जैसे स्टार्ट की तो वहीं से अपना जो डेटा होता है वो स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर कम्युनिकेशन के अंदर। एंड वन फॉर रिमोट डेटाबेस प्रोटोकॉल टू रिकॉर्ड रिजर्वेशन। तो रिमोट डेटाबेस प्रोटोकॉल ये भी क्या होता है, RDP उसको कहते हैं। इसको भी बताऊंगा मैं क्या होता है इसके अंदर, वो रिकॉर्ड कैसे रिजर्वेशन रखता है यहाँ पर। तो ये भी एक अच्छा सिस्टम बना है यहाँ पर। तो अभी तो ये मैं आपको इतना समझा रहा हूँ यहाँ पे वेबसाइट के अंदर। ओके, तो प्रोटोकॉल जो होते हैं यहाँ पर रूल्स होते हैं यहाँ पर, मैंने आपको समझाया था। ओके, तो मैंने कहा था कि आपको मैंने 3 शब्द बताया था कि जो 2 लोग आपस में बात करते हो तो वो हुआ यूजर लेयर। यूजर लेयर 2 हो या 3 हो, जितने भी हो, पहला जो होता है उसकी लैंग्वेज आनी चाहिए, दूसरा आपकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए क्या बोलना चाहते हो, और तीसरी उसकी जो बोलने का तरीका होता है वो। ओके, मतलब रूल्स हो, ये 3 रूल्स हो आपको चाहिए ही होते हैं यहाँ पर ये चीजें। ओके, तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आपका एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर कोई भी इंस्टॉल डायरेक्टली नहीं होगा। ओके, क्योंकि जो ये मेन सॉफ्टवेयर होता है यहाँ पर, मेन ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक तरह का सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन इसको ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं। iOS मैंने कहा और ISO, इन सभी दोनों को पे ऊपर मैंने वीडियो बनाकर रखा हूँ यहाँ पर। ओके, वो वीडियो जाकर देखो कि iOS क्या है, ISO क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और फिर ISO या फिर OSI जिसको कहे जाते हैं यहाँ पर, वो लेयर किस तरह से होते हैं मैंने को समझाया था। तो मान लो कि स्काइप की मैंने कोई एप्लीकेशन ओपन की, तो स्काइप की जैसे ही एप्लीकेशन ओपन करता हूँ उसी टाइम ये एप्लीकेशन लेयर स्टार्ट होता है यहाँ पर। ट्विटर है, तो ट्विटर की भी एप्लीकेशन स्टार्ट करता हूँ तो वही से एप्लीकेशन लेयर स्टार्ट होता है यहाँ पर। तो अब पुराने टाइम के अंदर हम एप्लीकेशन को नहीं जानते थे एप्लीकेशन नाम से, क्योंकि इस लेयर के अंदर तो पहले से ही डिफाइन था कि एप्लीकेशन से, मतलब ये वर्ड जो है एंड्रॉइड के अंदर पहले नया एंटर किया गया, लेकिन जो एप्लीकेशन की बात की जाती है लेयर में, जब नेटवर्क के अंदर कोई भी नेटवर्क इंजीनियर हो वो नेटवर्क को पढ़ाता है, तो ये एप्लीकेशन लेयर का जो नेम है वो बहुत ही पुराना है, क्योंकि 1983 से लेकर अब तक भी ये एप्लीकेशन लेयर उसका नाम वही है यहाँ पर। ओके, लेकिन बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एप्लीकेशन जो नाम है वो सिर्फ एप्लीकेशन के लिए ही, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये लेयर है यहाँ पर, एप्लीकेशन लेयर है। एप्लीकेशन उसे कहा जाता है कि जो आप मेन सिस्टम को यूज कर रहे हो उसके ऊपर और एक प्रोग्राम यूज कर रहे हो। तो जो ऐप होती है, आपने देखा होगा एंड्रॉइड के अंदर कि कोई भी आपको स्टार्ट करना है सिस्टम को तो आपको एप्लीकेशन चाहिए होती है। यूजर के अंदर आपको गूगल पर कुछ भी आप मतलब कुछ देखना चाहते हो यहाँ पर, उसका कुछ स्ट्रक्चर देखना चाहते हो वेबसाइट का, या फिर आपको वेबसाइट की ढूंढ रहे हो, या फिर कुछ और भी कुछ कर रहे हो या फिर इंटरनेट के ऊपर, तो आपको ब्राउजर चाहिए होता है। वही चीज मैं आपको समझाने चाहता हूँ यहाँ पर, कि चाहे गूगल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, चाहे कोई भी छोटा से छोटा एंड्रॉइड हो, इन सभी लेयर का काम एक अपना यूनिक सिस्टम होता है, अपना एक होता है, और इन सभी का काम मिली सेकंड से भी बहुत ही कम होता है यहाँ पर, बहुत ही पावरफुल होता है यहाँ पे उन लोगों का काम। तो ये जो गूगल की ब्राउजर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, कि जैसे मैं गूगल का ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ तो वही से स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन लेयर। उसके अंदर मैं लिखता हूँ हेलो, तो वो स्टार्ट होगा एप्लीकेशन लेयर का काम। ओके, फिर वो सीधा भेज देगा नेक्स्ट लेयर के साथ। ओके, तो logic is in application itself. The application layer per se has no means to determine the availability
ऑफ रिसोर्सिंग द नेटवर्क। तो इसका मतलब ये है कि लॉजिक एक ही है कि एप्लीकेशन खुद अपने जो कोडिंग होती है उसी के ही अनुसार अपने आप को बताता है यहाँ पर। जैसे कि वेबसाइट है, ओके, तो वेबसाइट अपने कोई बनाई है, तो जब कोई क्लाइंट कंप्यूटर आपके वेबसाइट पर आता है तो जो कोड है जो नेटवर्क से ट्रांसफर होकर आपके डेटा के अंदर आता है, मतलब आपके रैम के ऊपर आता है, और जो रैम जो स्टार्ट होती है रैम के ऊपर आती है, मतलब रैम हो या सीपीयू, इन सभी की प्रोसेस स्टार्ट होती है यहाँ पर की प्रोसेस होता है यहाँ पर कि यूजर की अच्छे से अच्छा बेनिफिट और यहाँ पर इनपुट आउटपुट और उनका रिस्पॉन्स दे। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ डेटा की, कि किसी कंपनी के हो या कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, वो डेटा ऊपर नीचे या फिर यहाँ पर एक प्रॉब्लम ना हो, इसी के लिए यहाँ पर ये एप्लीकेशंस बनाई जाती है, यहाँ पर उनको बताया जाता है, यहाँ पर उसको अच्छे से सर्विस बनाई जाती है यहाँ पर। तो एप्लीकेशन लेयर का काम ही यही होता है यहाँ पर, ओके। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा प्रेजेंटेशन लेयर, ओके। तो मैंने आपको समझाया कि एप्लीकेशन लेयर दोनों को यहाँ पर यूज करनी पड़ेगी, एक तो जो सिग्नल भेजता है वो, और दूसरा जो सिग्नल को मतलब जो डेटा लेता है वो, ओके, मतलब जो डेटा को यूज करेगा वो। तो फिर वही चीज मैंने आपको फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपने कोई डेटा को नेटवर्क में शेयर किया है या फिर आपने कोई फोल्डर को शेयर भी किया है, तब भी वो लेयर के अंदर ही काम आएगा। तो उस फोल्डर को यूज करने के लिए भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वो जो सेटिंग्स होती है उसी तरह से आपको काम करना पड़ेगा। तो वही होता है यहाँ पर लेयर का कम्युनिकेशन, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा कि प्रेजेंटेशन लेयर क्या होती है और किस तरह से काम करता है। तो पहला लेयर हमारा पूरा हो गया, अब वहां से डेटा सीधा प्रेजेंटेशन लेयर के पास आता है यहाँ पर, ओके। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जब हमारा एप्लीकेशन लेयर जब स्टार्ट होता है तो कौन सा पीडीयू लगता है, पीडीयू नंबर 3, पीडीयू नंबर 4 या पीडीयू नंबर 1? तो अब अपना क्वेश्चन जो है एक दिन के अंदर राइट कर सकते हैं मुझे, ओके, कमेंट में। और प्लस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो इस वीडियो को बार बार आप देखिए, एप्लीकेशन लेयर को क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। और फिर भी ना सॉर्ट आउट हुए तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ओके। तो ये सभी वीडियो आपने 1 बाय 1 पार्ट वाइज देखी होगी, तभी आपको पता चलेगा कि ओएसआई लेयर का क्या मतलब है, टोपोलॉजी का मतलब क्या है, यूआरसीज कितने टाइप के होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। तो थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये मेरे सोशल नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल है ये, और इस चैनल के अंदर आपको सब्सक्राइब कर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर सब्सक्राइब कर क्लिक करने से आपका जीमेल आईडी के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके अकाउंट के ऊपर, आपका जो यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका मोबाइल के अंदर आप यूट्यूब चला रहे हो या तो फिर आपको ब्राउज़र वाइज आप यूट्यूब चला रहे हो, तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं तरह तरह की वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, तो ये हर एक टाइम के अंदर आपको बताता रहेगा कि कौन कौन से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरी सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ये कंट्रोल पैनल की सीरीज़ की प्लेलिस्ट है, तो मैं कहूँगा कि ये सारे पार्ट वाइज है, तो पहले पार्ट वाइज ही ये वीडियो देखे तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर दूसरी प्लेलिस्ट है यहाँ पर विंडोज़ की, तो विंडोज़ 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स है, तो ये भी प्लेलिस्ट है। तो सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ज़्यादातर नोटिफिकेशन मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।